म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। पहला ऐसे जो कि एक बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट को लाइफ टाइम वो होल्ड करके रखते हैं जब तक कि उनका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता और लास्ट में वो पैसा पूरा रिडीम करते हैं। इस कंडीशन में उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है और उनको अच्छा खासा अमाउंट टैक्स के तौर पर पे करना होता है। साथ ही साथ उनका जो CAGR यानी एनुअल जो रिटर्न होता है वो भी कम देखने को मिलता है और जो टोटल कॉर्पस होता है वो भी कम बनता है। वहीं पर दूसरे रिटेल इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करते हैं और एक बार इन्वेस्ट करने के बाद से प्रत्येक साल या फिर 1-2 साल 3 साल में कभी भी वो टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेने के लिए वो कुछ यूनिट्स रिडीम करते हैं और सेम डे पर उतना ही अमाउंट वो अपने म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं ताकि यूनिट जो रिडीम हो रहा है और जो यूनिट परचेज हो रहा है वो कांस्टेंट रहे। इस कंडीशन में देखा यह गया है, एक केस स्टडी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इनकी टैक्स लाइबिलिटी है वो भविष्य में जाकर के जीरो हो जाती है। मतलब कि पहले वाले स्ट्रेटजी के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाखों रुपया टैक्स पे करना पड़ जाएगा, लेकिन जब आप दूसरे वाली स्ट्रेटजी के अंतर्गत जाते हैं तो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपकी मिनिमम हो जाएगी और कई कंडीशन में जीरो भी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपका CAGR रिटर्न रहता है वो हाई हो जाता है और टोटल जो आपका कॉर्पस बनेगा वो भी हाई हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने डिटेल में समझा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो पर एक रिस्पेक्टेड सर, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री सुमन चटर्जी का प्रश्न आया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका मेन प्रश्न ये है कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है वो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो या फिर मार्केट ऑल टाइम लो पर हो, दोनों जगह पर आप कर सकते हैं और दोनों का उदाहरण देकर के मैंने बताया था। अब इनका मेन प्रश्न ये है कि जो टैक्स हार्वेस्टिंग होती है उसमें डेट जो है वो कोई भी मायने नहीं रखता है, हाई या लो जब भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए 1,25,000 से, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पर आपको 1,25,000 के अंतर्गत रिबेट दिया गया है और इससे अमाउंट अगर आपका एक्सीड होगा गेन का, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तब उस एक्सीड अमाउंट पर आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। तो इनका ये प्रश्न है कि डेट कोई भी मायने नहीं रखता है, मार्केट हाई हो या फिर लो हो, केवल गेन जो हो वो 1,25,000 से कम मतलब कि इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे करके समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट हाई हो और मार्केट लो हो तो उस कंडीशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों आपको हाई पर भी और लो पर भी करना चाहिए टैक्स हार्वेस्टिंग। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ऐसे केस स्टडी आपके इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने थोड़े से एक्टिव हो करके आप अपने जो CAGR रिटर्न है उसको 1 से 1.5% तक बढ़ा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का ज़्यादा कॉर्पस जनरेट करके देगा और CAGR रिटर्न जो परसेंटेज होता है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर हमें 2 फंड की जरूरत पड़ेगी। 2 फंड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे एग्रेसिव रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और वो ये मान करके चल रहा है कि मेरा टाइम होराइजन कम से कम 10 साल से ज़्यादा का होगा और उस कंडीशन में मिड कैप और स्मॉल कैप उसके कॉर्पस को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के तौर पर मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर के चलूँगा और मिड कैप के तौर पर मैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लेकर के चलूँगा। और दोनों प्लान में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आज से 10 साल पहले, यानी आज हम लोग 2024 अगस्त में है, तो मैं ये मान करके चलूँगा कि अगस्त 2014 में, यानी 10 साल पहले, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इस फंड में भी 5 लाख इन्वेस्ट किया होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और मोतीलाल मिड कैप में भी 5 लाख इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम लोग मान करके चलेंगे और दोनों प्लान में टोटल मिला करके इनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स हार्वेस्टिंग अप्लाई करना है ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाए या फिर कम से कम हो। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि देखिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसी का कॉर्पस मान लीजिए कि 1 लाख का हो सकता है, किसी का कॉर्पस मान लीजिए 10 लाख का हो सकता है, किसी का मान लीजिए 50 लाख का हो सकता है, किसी का 1 करोड़ का हो सकता है, किसी का 25 करोड़ का हो सकता है। तो सबके लिए आपको समझना ये है कि जैसे ये इनका कॉर्पस छोटा है तो इनको 1,25,000 तक का जो पर ईयर आपको रिबेट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो ये आराम से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन क्या ये रिटेल इन्वेस्टर 1,25,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या वो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में इतने ही लिमिट तक वो गेन मिला होगा? जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा मिला होगा। तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसका कॉर्पस ज़्यादा बड़ा है तो इसने कम से कम 4-5 फंड जरूर लिए होंगे। तो 4-5 फंड जब लिए होंगे तो इनका जो टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा और इनका जो टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा वो दोनों के लिए अलग होगा, क्योंकि एक ही फंड का यूज करते हुए ये टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि 25 करोड़ का कॉर्पस हो चुका है, वो एक केवल म्यूचुअल फंड का यूज करते हुए टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे। इनको कम से कम 4-5 फंड अगर रहेगा तो ये ज़्यादा टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ ले पाएंगे। कैसे, अभी भविष्य में आप देखने वाले हैं। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट या फिर केस स्टडी मैं बताता हूँ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको आपके कॉर्पस के हिसाब से वो चीज़ों को अप्लाई करना होता है। ठीक है। अब आज से ठीक 10 साल पहले की जब बात की जाती है तो अगस्त 2014 में हम लोग आ चुके हैं। और मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर जिसका निपॉन इंडिया में 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस दिन के हिसाब से 5 लाख में कितने यूनिट मिलेंगे इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। एनएवी का रेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 20 रुपया और 33 पैसा था उस दिन। ठीक है, 5 लाख इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस दिन 20 रुपया और 33 पैसा था। आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 रुपया 33 पैसा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में उस दिन के एनएवी से मैं डिवाइड करता हूं, यानी कि 20 रुपया और 33 पैसा से। तो जो नंबर ऑफ यूनिट इनको अलॉट हुआ होगा वो होगा 24,594 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24,594 यूनिट। अब इसी प्रकार से मान लीजिए मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देखता हूं और अगस्त 2014 में जो इनका एनएवी का रेट था वो 14 रुपया 26 पैसा था। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भी 5 लाख एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्ट करता, तो 14 रुपया और 26 पैसा के हिसाब से कितना उनको यूनिट अलॉट होता है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 14 यहाँ पर 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट था और इसमें डिवाइड करना होगा 14 रुपया और 26 पैसा से। तो जो नंबर ऑफ यूनिट इनको अलॉट हुआ होगा वो 35,063 यूनिट अलॉट हुआ होगा। ठीक है, ये मोतीलाल में अलॉट हुआ और इसके साथ निपॉन में स्मॉल कैप में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें उनको जो अलॉट हुआ यूनिट वो 24,594 यूनिट अलॉट हुआ था। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट वो किया था 2014 में, अभी हमने जो देखा, और मान लीजिए कि 2020 तक कभी भी वो एक तरीके से जो टैक्स हार्वेस्टिंग है उसका लाभ नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में उसका कॉर्पस बढ़ चुका होगा। और निश्चित तौर पर इन 6 सालों में टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेने के लिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 20 फरवरी 2020 को मार्केट जो था वो ऑल टाइम हाई पर था, जिसका प्राइस एनएवी का 31 रुपया और 27 पैसा था। ध्यान दीजिए, 31 रुपया 27 पैसा। हमने इसमें 14 रुपया से एंट्री ली थी, तो उस समय 2014 में हमें इतना यूनिट अलॉट हो गया होगा। अब 2020 में 6 साल बाद इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, तो 31 रुपया और 27 पैसा से नंबर ऑफ यूनिट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल कॉर्पस हो चुका होगा वो 10,96,423 रुपया हो चुका होगा। यानी हमने इन्वेस्ट किया 5 लाख, जिसकी वैल्यू बढ़ करके 10,96,000 यानी ऑलमोस्ट ये 11 लाख हो चुकी है। अगर इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 6 लाख का इसमें रिटर्न बन जाएगा लगभग, जो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हमें यह समझना है कि चूंकि एक फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनिएगा, जब एक फाइनेंशियल ईयर में आप अधिकतम 1,25,000 तक का ही केवल टैक्स में रिबेट लेने के लिए उतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 6 लाख यहाँ पर गेन हो चुका है एक फंड में हमें 6 लाख का गेन हुआ है। केवल मोतीलाल की बात कर रहे हैं। अब निपॉन स्मॉल इंडिया कैप में देखते हैं कि उसमें कितना हमारा गेन हुआ था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो ऑल टाइम हाई गया था 24 फरवरी 2020 को 44 रुपया 15 पैसा। ध्यान से देखिएगा, 2014 में हमने इसमें इन्वेस्ट किया था 5 लाख और इस डेट में यानी कि 24 फरवरी 2020 में, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 6 साल में 2020 में जब हम आ चुके हैं, तो इस 5 लाख की वैल्यू इस एनएवी के हिसाब से कितना हो जाएगी उसको कैलकुलेट करते हैं। जब हमने 2014 में एंट्री लिया था यानी इन्वेस्ट किया था 5 लाख, उस समय इसका जो एनएवी था वो 20 रुपया 33 पैसा था। तो उस समय हमें लगभग 24,594 यूनिट्स इसके अलॉट हो गए और 2020 में जाकर के इसका जो एनएवी हो गया वो हो गया 44 रुपया और 15 पैसा। तो अब जो हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ करके हो चुका होगा 10,85,000। ये हमारा निपॉन में हो गया 10,85,000, यानी ऑलमोस्ट इसे आप 11 लाख मान सकते हैं। इसी प्रकार से मोतीलाल में हमारा भी 11 लाख हो चुका था, यानी टोटल जो हमारा कॉर्पस बन गया वो 22 लाख का बन गया और हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो 10 लाख का था। अगर इनमें से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालें तो इस टोटल अमाउंट में से इसको घटा देंगे, यानी कि सीधा
सीधा अगर हमारा देखा जाए तो लगभग 12 लाख का हमारा केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। और जानते हैं आप कि एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1,25,000 तक का जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसे हम लोग टैक्स फ्री रख सकते हैं। तो इतना तो हम एक बार में ये कंफर्म हो गया कि हम इतना एक बार में टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी हमें केवल और केवल उतना ही अमाउंट निकालना होगा जिससे हमारा 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर एक तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग के अंतर्गत आए। ठीक है, इससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। मान लीजिए कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जब 2014 में इनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया, उसके बाद से इसके 4 साल बाद यानी 2018 में जब मार्केट ऑल टाइम हाई था और उस समय जो NAV का प्राइस था वो 50 रुपया 77 पैसा था। तो इस समय अगर वो टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेने के लिए अगर यूनिट को सेल आउट करके उसी दिन परचेज करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, 2014 में इन्होंने इन्वेस्ट किया और 2018 में ये उसको टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये टोटल जो भी इनका गेन होगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि टोटल इस डेट में कितना इनका कॉर्पस बना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इनको अलॉट हुआ था और जो उस दिन का NAV था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो टोटल इनका कॉर्पस बना वो 12,40,521 रुपये का बना। इन्वेस्टमेंट था 5 लाख और वैल्यू होकर के हो गया 12,40,000 के आसपास, यानी कि इसमें इनका प्रॉफिट कितना हुआ, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 7,40,000 का केवल और केवल इनको प्रॉफिट हुआ। कितने साल में, सिर्फ 4 साल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेने के लिए ये इसको यूज कर रहे हैं, तो टैक्स हार्वेस्टिंग पूरे अमाउंट का तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 1,25,000 तक का ही केवल उस फाइनेंशियल में आपको टैक्स में छूट मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल 7,40,000 का गेन हो रहा है उसमें से केवल और केवल 1,25,000 तक का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का ही हमें केवल गेन निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट हमें नहीं पता है, हमें केवल गेन पता है कि इतना के अंदर हमारा गेन होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमने इस निपॉन इंडिया में जो एंट्री लिया था 2014 में वो 20 रुपया 33 पैसा पर लिया था और आज 2018 में इसका जो वैल्यू है 50 रुपया 44 पैसा है। तो इन दोनों में से हम लोग पहले डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो 30 रुपया 11 पैसा आती है। अब इसी डिफरेंस यानी जो प्राइस बढ़ गया इसी की वजह से तो हमें गेन होगा। तो यानी कि इस 1,25,000 का जो गेन है वो इतने प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है, इतने प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है। तो अब हम अगर इसमें इतने से भाग दे दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा कि कितने यूनिट को हमें सेल आउट करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ 1,25,000 डिवाइडेड बाई 30 रुपया और 11 पैसा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट आ जाता है वो 4,151 यूनिट आता है। अब इसको मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा भी देता हूं कि कैसे ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग आज के डेट में उसको बेचें, ये आंकड़ा याद रखिएगा 4,151.444। ठीक है, अगर आज के डेट में बेचें तो आज मतलब 2018 की बात हो रही है तो उस समय उसका रेट कितना था 50 रुपया 44 पैसा, यानी कि हमें टोटल कितना अमाउंट निकालना होगा 2,09,398 रुपये निकालना होगा। ठीक है, और 2,09,398 निकालना होगा, ये टोटल अमाउंट हो गया जिसमें आपका प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो आपका रिटर्न बना है वो भी शामिल है। अब जो हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाला 4,151 रुपये 4,151.4470 जो था। अब जब हमने इसको खरीदा था तो कितने रुपए में खरीदा था, इसको हमने खरीदा था 20 रुपया 33 पैसे में। तो उस समय इन्वेस्टेड वैल्यू कितना था, इन्वेस्टेड वैल्यू आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो था 84,398 रुपया, जिसका वैल्यू बढ़ करके आज के डेट में 2,09,398 रुपया हुआ है। यानी ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग अभी जो हमने 50-44 के हिसाब से निकाला था उसमें से घटाना होगा। तो यहाँ पर घटाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, हमारा वैल्यू जो था 2,09,398 माइनस कर देना है हमें 84,398। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए एग्जैक्ट आपका 1,25,000 का आंकड़ा आ रहा है और यही हमारा गेन है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितना हम अमाउंट निकालें। यानी अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस फंड से हम 2,09,398 रुपया अगर निकाल लेते हैं तो हमारा जो गेन होगा वो इतने के बराबर होगा या फिर इससे अंदर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2018 में
जितना अमाउंट हम निकाल रहे हैं 2,09,398, उतना ही अमाउंट उसी दिन पर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। यानी एनएवी जिस रेट से हमने निकाला उसी रेट पर 50/44 पर हमने इतना रुपया निकाला, और उसी दिन जब हमने निकालने का रिक्वेस्ट डाला तो आपने सबमिट किया रिक्वेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो यानी जो हमारा यूनिट अलॉट होगा वो 4,151.4447 यूनिट हमें अलॉट होगा। यानी यूनिट की संख्या कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया कि हमने 2,09,398 रुपया जब हमने निकाल लिया और उसी दिन इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पर रिटर्न बन रहा था वो अब क्या हो जाएगा, वो हमारा अब इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, वो अब हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ेगा, जैसे जैसे लाख से करोड़ में पहुँचेंगे, करोड़ से 10 करोड़ में पहुँचेंगे, उतना आपका जो 1,25,000 का आपको छूट दिया गया है वो आप उतना ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चूंकि आपका कॉर्पस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। इस वजह से छोटे छोटे अमाउंट अगर आप साल दर साल करेंगे फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो आपको किसी एक ऐसे वर्ष का इंतजार करना होगा जहां पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचाओ और ऑल टाइम लो पर भी पहुंचाओ। कहने का मतलब कि मार्केट में कम से कम 10 से 15% अगर गिरावट हो रहा है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें 2020 में, तो 2020 में कोरोना के समय भयानक गिरावट देखने को मिली थी, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। जब में मार्केट में 10 से 15%, 20% अगर आपको गिरावट दिख रही है, तो उस समय जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ आप उठा पाएंगे, आप ज़्यादा कॉर्पस को हार्वेस्ट कर पाएंगे टैक्स लायबिलिटी के मामले में। जैसे कि देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कोरोना काल में जो गिरावट हुई थी उसमें जो इसका लो प्राइस गया था वो आप देखिए, वो गया था 27.09 रुपया, 27.09 रुपया। ये अप्रैल और मार्च 2020 के आसपास गया था। ठीक है, तो अभी जो हमने टैक्स हार्वेस्टिंग किया था जितने यूनिट का 2018 में, उसके हिसाब से हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,09,398 रुपया। और उसकी वैल्यू आज के डेट में, मतलब कोरोना काल में, कितनी हो चुकी होगी। उस समय जो हमने टैक्स हार्वेस्टिंग किया था वो कितने रुपए के हिसाब से किया था, 50.44 के हिसाब से। अब चूंकि इस एनएवी का रेट घट चुका होगा 27.09 के हिसाब से, इसलिए इस जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो यूनिट था वो कांस्टेंट था, लेकिन इसकी वैल्यू घट करके अब हो चुकी होगी 1,12,462 रुपये। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है और हमारा जो अब अमाउंट बना वो इतना बना। यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ से हमें होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होगा। ध्यान से सुनिए, लॉस होगा। और ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना लॉस होगा वो हमें पता चल पाएगा। और इसी दिन सेम अमाउंट से जब हम इन्वेस्ट कर देंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी इतना ही रहेगा। यानी कि यूनिट वाइज तो हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि मार्केट में क्रैश हुआ है इस वजह से प्रिंसिपल अमाउंट घट करके इतना हो गया, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस आपका बुक हो जाएगा। लेकिन ये लॉस जो है वो केवल और केवल पेपर वर्क के तौर पर होगा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ यूनिट कांस्टेंट होगा। तो अगर आप देखें फिजिकली आपको लॉस हो रहा है, लेकिन यूनिट वाइज आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इसे ही टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने का लॉस होगा, यानी 2,09,398 में से इतना अमाउंट हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से घटाता हूँ। टोटल जो हमारा इन्वेस्टेड था 2,09,398 में से हमें घटाना है 1,12,462 रुपये। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल लॉस हुआ हमें उस फाइनेंशियल ईयर में वो 96,936 का हुआ। अब आप सोचेंगे ये लॉस है, नहीं, मैं कहता हूँ ये लॉस नहीं है, बल्कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे, इसको समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर मान लीजिए कि 2014 से इन्वेस्टमेंट के बाद से आपने कभी भी टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं की होगी, तो 3 अप्रैल 2020 को कोरोना के समय यहाँ पर मार्केट में बहुत गिरावट हुई थी और इसका एनएवी का प्राइस जो चला गया था 19 रुपया 64 पैसा चला गया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे 19 रुपया 64 पैसा। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट अलॉट हुआ था जब 2014 में हमने 14 रुपया 26 पैसा से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट किया था, तो हमें इतना यूनिट अलॉट हुआ था। और आज के डेट में जो इसका एनएवी का प्राइस है वो था 19 रुपया और 64 पैसा। तो इस नंबर ऑफ यूनिट में हम लोग 19 रुपया 64 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 6,88,637 रुपये आ रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट मोतीलाल में कितने का था, 5 लाख का था। 5 लाख में से अगर ये अमाउंट घटा देते हैं तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितने का,
1,88,637 रुपये का, 1,88,637 रुपये का ये हमारा यहाँ पर गेन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल में उसी दिन खरीदेंगे भी और उसी दिन बेचेंगे भी, यानी नंबर ऑफ यूनिट हमारा क्या था, कांस्टेंट था। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ यूनिट जो था वो हमारा कांस्टेंट था, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो गया, इससे फ़ायदा ये हो गया कि जो हमारा यहाँ पर गेन हो रहा है और उसी फाइनेंशियल ईयर में दूसरे प्रोडक्ट को जो हमने बेचा था, ध्यान से सुनिए, दूसरे प्रोडक्ट को जो हमने बेचा था जिस पर हमारा लॉस कितना का हुआ था, 96,936 का हुआ था। तो अब अगर दोनों को यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूं तो नेट जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ और सिर्फ 91,701 रुपये का है, क्योंकि एक जो हमारा यूनिट था उसको सेल आउट करने पर हमें लॉस हो रहा था और दूसरे को सेल आउट करने पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि सेम डे पर हमने बेचा भी और सेम डे पर हमने खरीदा भी। अब चूंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 1,25,000 के अंदर है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये तो अभी लिमिट एक्सीड हुई है, 2018 में इस प्रकार का इससे कम लिमिट था, तो 1 लाख भी अगर होगा तो देखिए 1 लाख के अंदर ही है, यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है, जीरो बन रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अगर हमने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया था तो हमारा जो 2020 के फरवरी में जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो हमारा 12 लाख का केवल और केवल गेन बन रहा था। अब हमने मोतीलाल ओसवाल का पूरा यहां पर यूनिट सेल आउट कर दिया, फिर से उसी दिन इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चूंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसमें हमारा नंबर ऑफ यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए, बाकी किस दिन हम बेच रहे हैं किस दिन खरीद रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में इस प्रकार से खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है दोनों एडजस्ट करके नेट आपका 1,25,000 के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप इसको सही से प्लान करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप देखिए 12 लाख का केवल और केवल गेन बन रहा था, तो इस 12 लाख को टैक्स हार्वेस्टिंग करने में आपको सालों लग जाएगा, क्योंकि आपका पैसा ग्रो भी कर रहा होगा और 1,25,000 तक का ही आप यहाँ पर केवल और केवल रिडीम कर पाएंगे जो कि टैक्सेबल फ्री होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे अगर आपका करोड़ों का कॉर्पस बन चुका है तो आपको सालों लग जाएगा, नहीं तो लास्ट में जाकर के आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हम इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो, हमें 1 रुपया भी टैक्स ना देना पड़े। इसके लिए जरूरी यह है कि जब मार्केट में बहुत भयंकर वाली गिरावट हो उस समय हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय हमें लॉस होने की संभावना होती है, और ये लॉस जो होगा वो केवल पेपर में होगा, एक्चुअल में हमें लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसी दिन खरीद करके उसी दिन हम लोग बेच रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन वो लॉस बुक हो गया एक तरीके से पेपर में, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेट जो गेन होता है उसमें हमें 1,25,000 का के अंदर हमें टैक्स में रिबेट मिल जाता है। तो इसका लाभ लेने के लिए हम लोग लॉस में भी बेचेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम हाई पर बेचें या फिर लो पर बेचें, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आपका कॉर्पस एक्चुअल में कितना है। आप हाई पर बेचें या फिर लो पर बेचें, आपका नंबर ऑफ यूनिट कांस्टेंट ही रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब कि अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है तो आपको इस प्रकार से अपने स्ट्रेटजी को सेट करना चाहिए कि आप हाई पर भी बेच सकते हैं और कुछ पार्ट लो पर भी बेचेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका लॉस होगा और जो आपका गेन होगा दोनों नेट करके इतने से अंडर में रहेगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉर्पस था वो हार्वेस्ट होगा और उसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट आपका कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ना तो लॉस हो रहा है ना तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है आपको। लेकिन वो जो हार्वेस्ट वाला प्रोसेस है उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में लाखों तक का आप अपना पूरा टैक्स लायबिलिटी जो है वो जीरो कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप मार्केट लो पर अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो चूंकि आप सेम डे खरीद भी रहे हैं और सेम डे बेच भी रहे हैं, तो जब आप बेचेंगे तो उसको पैसे को आपके बैंक अकाउंट में आने में 3 से 4 वर्किंग डे का समय लगेगा। अब 3 से 4 वर्किंग डे आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, तो उस समय जब आप 3 से 4 दिन बाद खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको कम यूनिट अलॉट हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको सेम डे खरीदना है। तो जब मार्केट में गिरावट होगी तो आपके कॉर्पस की वैल्यू भी गिर जाएगी। अब उस समय जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो गिरे हुए कॉर्पस के साथ ही आपको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी उतना रखने के लिए। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड उतना है तो जाहिर सी बात है आपको कम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई होगा तो उस समय आपके कॉर्पस का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो उस समय हार्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वो अमाउंट आपका फिर मिल जाएगा 3 से 4 दिन में, आपका जब बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो वो आप ही का हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास उतना पैसा तो होना चाहिए हार्वेस्ट करने के लिए। तो जब भी मार्केट में गिरावट हो तब अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो जो आपके पास पैसा होना चाहिए वो कम होना चाहिए।
और जाहिर सी बात है वो आपके लिए सुटेबल समय होता है। तो मार्केट में जब गिरावट हो उस समय अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए सभी तरीके से बेनिफिशियल होता है, और कहीं ना कहीं इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।